हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ सी नवीन शर्मा और आज के वीडियो में हम समझेंगे सेक्शन 43B एच ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। बेसिकली क्या था हमारा जो सेक्शन 43B था वो पहले से इनकम टैक्स एक्ट में था। वो बेसिकली होता था हमारा डिसअलाउंस ऑफ एक्सपेंसेस के लिए, डिसअलाउंस ऑफ एक्सपेंडिचर्स के लिए होता था वो। तो इसमें एक नया सब सेक्शन ऐड किया गया है, सब सेक्शन एच। उसमें क्या है, कुछ परचेजेस के एक्सपेंसेस को डिसअलाउ किया गया है, परचेजेस को डिसअलाउंस किया गया है यहाँ पे अगर उनकी पेमेंट 45 या 15 डेज़ के अंदर नहीं की बायर ने। तो इसको हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, आइए देखते हैं। तो इसमें क्या है सेक्शन में, इसमें क्या है जो 43B(H) जो है हमारा, इसमें क्या बताया गया है, इसमें बताया गया है एक बायर है हमारा और एक सेलर है। जो सेलर है हमारा वो है हमारा MSME में रजिस्टर्ड है। MSME क्या होता है, बेसिकली माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को बोलते हैं। MSME उसका एक रजिस्ट्रेशन आता है उद्यम के नाम से। तो उसका उन्होंने क्या रखा है, मान लेते हैं मिस्टर ए है, इनको नाम दे देते हैं। मिस्टर ए ने क्या लिखा है, MSME का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ले रखा है। और ये जो 43B(1) जो 43B(H) सेक्शन है हमारा, इसमें क्या बोला गया है कि यहाँ तो सेलर हमारा माइक्रो में कवर होगा या तो स्मॉल में होगा, मीडियम को यहाँ पे कवर नहीं किया गया है। अगर मीडियम है तो ये सेक्शन उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। तो माइक्रो का मतलब क्या है, स्मॉल का मतलब क्या है, चाहिए देखते हैं आइए। तो इसमें दो क्राइटेरिया दे रखे गए हैं। एक होता है फिक्स एसेट्स हमारा, यानी कि प्लांट एंड मशीनरी भी आते हैं, सब कुछ कवर होता है। और दूसरा होता है हमारा टर्नओवर का क्राइटेरिया। तो जो हमारा माइक्रो जो होता है वो लिख लेते हैं और यहाँ पे स्मॉल लिख लेते हैं। स्मॉल एंटरप्राइजेस क्या होती है, माइक्रो क्या होती है। जो हमारी अगर फिक्स एसेट्स की वैल्यू 1 करोड़ तक है यहाँ पे, तो और हमारी टर्नओवर अगर 5 करोड़ तक है तो हम माइक्रो एंटरप्राइजेस में कवर होंगे। अगर हमारी फिक्स एसेट्स की वैल्यू यहाँ पे 10 करोड़ तक है और जो हमारा टर्नओवर है वो 50 करोड़ तक है, तो हम क्या होंगे, स्मॉल में कवर होंगे। यहाँ पे किस में कवर होंगे, हमारे इसमें स्मॉल में कवर हो जाएंगे। ओके, तो इसमें क्राइटेरिया दिया गया है। तो मान लेते हैं मिस्टर ए या तो माइक्रो में है या तो स्मॉल में है। तो उन्होंने क्या हुआ, MSME का रजिस्ट्रेशन ले रखा है और एक बायर है, मान लेते हैं यहाँ पे XYZ लिमिटेड है। ये कुछ भी हो सकता है, कंपनी भी हो सकती है और नॉन कंपनी भी हो सकती है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो सेलर थे मिस्टर ए, इन्होंने इन्हें क्या किया है, 1 लाख के गुड्स सेल किए हैं। अब जो ये सेक्शन है सर्विस के ऊपर भी एप्लीकेबल है, क्योंकि जो हमारा MSME रजिस्ट्रेशन है वो सर्विस प्रोवाइडर को भी मिलता है। तो 1 लाख के मान लेते गुड्स प्रोवाइड किए, गुड्स बेचे या फिर सर्विस दी, कुछ भी हो सकता है। तो इन्होंने 1 लाख के अपने मान लेते गुड्स ही बेचे यहाँ पे। अब क्या है, 43B जो H है, इसमें बोला गया है कि जो बायर्स हैं XYZ लिमिटेड, वो बोलता है आपको 45 डेज़ के अंदर इनको पेमेंट करो, 45 डेज़ के अंदर पेमेंट करो। अगर आपका पेमेंट से रिलेटेड एग्रीमेंट कुछ बना हुआ है आप दोनों के बीच में तो 45 डेज़ है, और 15 डेज़ है अगर आपका कोई एग्रीमेंट ही नहीं है पेमेंट के रिलेटेड। अब ये एग्रीमेंट है या नहीं है, इसको कैसे समझेंगे, मान लेते हैं इसको नेक्स्ट पेज पे समझते हैं। ये तो मान लेते हैं मिस्टर जो ए थे हमारे, जो सेलर थे, जो MSME में रजिस्टर्ड है, सेलर जो हैं MSME वाले, MSME रजिस्ट्रेशन वाले, इन्होंने क्या किया है, एक इनवॉइस इशू किया है। इनवॉइस में इन्होंने क्या है, टर्म्स एंड कंडीशन एक डाल रखी थी। उसमें लिखा था पेमेंट शुड बी मेड विद इन 45 डेज। मान लेते हैं इन्होंने 30 डेज लिखा होता है यहाँ पे। तो ये क्या हो गया, एक टर्म एंड कंडीशन इन्होंने डाल रखी है। इसको बोलेंगे कि इनवॉइस में इन्होंने क्या कर रखा है, एक एग्रीमेंट कर रखा है एक तरह से पेमेंट से रिलेटेड, कि आपको 30 दिन के अंदर या 45 दिन के अंदर पेमेंट करनी है। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे एक एग्रीमेंट है। इस केस में क्या होगा, एग्रीमेंट हमारा, एग्रीमेंट क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे एग्रीमेंट आपका है। तो इस केस में जो हमारा 43B जो होगा हमारा, उसके हिसाब से क्या होगा, 45 डेज़ के अंदर पेमेंट आनी जरूरी है इन्हें। अब आप एक चीज़ अगर बोलेंगे कि यहाँ पे अगर पेमेंट टर्म्स एंड कंडीशन में 30 डेज़ लिखा है, लेकिन आपका 43B तो बोलता है 45 डेज़, तो इसको हम किस डेज़, कितने डेज़ को माने। तो यहाँ पे क्या है, जो 43B(H) है उसके हिसाब से आपको 45 डेज़ ही लेना है।
और जो 30 डेज़ है वो क्या है, आपका इंटरनल मैटर है। 30 डेज़ के बाद अपनी इंटरेस्ट की पेनल्टीज़ इनके ऊपर इम्पोज कर सकते हैं, वो आपका इंटरनल मैटर है कि आपने क्या ले रखा है कि आपका 30 दिन से लेट होगा तो आप कितना इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, वो आपका अपना मामला है। और 45 डेज़ जो है हमारा 43B के हिसाब से 45 डेज़ ही चलेगा। तो आज हमने समझा इस केस में कि क्या कहते हैं, आपको या तो 45 डेज़ के अंदर पेमेंट करनी है अगर एग्रीमेंट है, या तो 15 डेज़ के अंदर कोई एग्रीमेंट नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इसको एक डेट, एक एग्जांपल लेके प्योर इसका डेट वाइज समझते हैं। आइए, तो मान लेते हैं जो मिस्टर ए है, उन्होंने क्या किया था, 1 लाख का गुड्स, 1 लाख का गुड्स इन्होंने सेल किया था। और इन्होंने जो डेट थी वो थी हमारी, मान लेते हैं 1 फरवरी 2024 की ले लेते हैं। तो इन्होंने इस डेट पर सेल किया। अब क्या हुआ, अब क्या हुआ इनका, अब जो XYZ थे हमारे लिमिटेड, उन्होंने जो की पेमेंट जो करी है, पेमेंट कब करी, मान लेते हैं इन्होंने की 1 मई 2024 को। तो कितने दिन बाद पेमेंट की इन्होंने, मान लेते पूरा 29 दिन तो आपके फेब के थे और 31 दिन आपके मार्च के हो गए, प्लस इन्होंने अप्रैल के भी 30 दिन ले लिए। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने ले 60-90 दिन लगा दिए पेमेंट करने में। अब क्या होगा इस केस में, क्या होगा, जो XYZ लिमिटेड है उसको जो 1 लाख का इन्होंने परचेज किया वो क्या हो जाएगा, डिसअलाउड हो जाएगा। अब डिसअलाउड कैसे होगा, कहाँ पे होगा, ये देखना पड़ेगा। ये क्योंकि हमने जो परचेज किया था इन्होंने, वो किया था फाइनेंशियल ईयर 23-24 में। 23-24 का मतलब क्या होता है, 1 अप्रैल 2023 से लेके 31 मार्च 2024 का जो पीरियड है उसके बीच में इन्होंने परचेज किया। देखेंगे तो परचेज का डेट क्या थी, 1 फरवरी, जो कि इस पीरियड के बीच में ही आती है। तो इस जो फाइनेंशियल ईयर 23-24 है, इसमें क्या होगा, इन्हें 1 लाख का खर्चा डिसअलाउ हो जाएगा। तो मान लेते हैं, अब क्या, अब आप बोलोगे कि इन्हें क्या कभी खर्चा अलाउड नहीं होगा, तो बोलेंगे अलाउड होगा, बट कब होगा, जिस फाइनेंशियल ईयर में उन्होंने पेमेंट की है। तो कौन से फाइनेंशियल में पेमेंट हुई है, ये देखिए आप, फाइनेंशियल ईयर 24-25 में जाके पेमेंट हुई है ये। तो मतलब क्या होगा, जब ये अपने अगले साल की फाइनेंशियल 24-25 की जब अपनी रिटर्न फाइल करेंगे, उस टाइम क्या होगा, उस टाइम इनको 1 लाख का खर्चा एक्स्ट्रा मिल जाएगा जो इन्हें इस साल डिसअलाउ हो गया था। तो फाइनेंशियल 24-25 में इन्हें ये खर्चा अलाउड हो जाएगा, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 23-24 में खर्चा इन्हें डिसअलाउ हो जाएगा। तो आई होप ये आपको ये एग्जांपल समझ आया हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।